हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास के संदर्भ में जो भारत पर मुस्लिम आक्रमण हुए हैं उन सारे आक्रमणों को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई, इसको देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे इसमें बढ़ेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है, पैगम्बर हज़रत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? ये हुआ था 570 ईस्वी में। अगला कह रहा है, पैगम्बर मोहम्मद के विषय में सही कथन दिए गए हैं, इन कथनों को देख लेते हैं। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट कह रहा है, पैगंबर मोहम्मद ने एक ही ईश्वर की प्रार्थना करने का उपदेश दिया था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है, पैगंबर मोहम्मद ने मतावलंबियों के एक ही समुदाय की सदस्यता का उपदेश दिया था। यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है, पैगंबर मोहम्मद भाषा एवं संस्कृति से अरब के थे। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पैगंबर मोहम्मद साहब के कथन व कार्य क्या कहलाते हैं? तो इसी को हदीस कहा जाता है। क्या कहलाता है ये? तो ये हदीस कहलाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पैगंबर मोहम्मद साहब की जो जीवनी है, ध्यान दीजिएगा, जो इनकी जीवनी है पैगंबर मोहम्मद साहब की, ये जिसका नाम है नाद ए मोहम्मदी, ध्यान दीजिएगा, नाद ए मोहम्मदी क्या है? तो ये पैगंबर साहब की जीवनी है। इसको कह रहा है किसने संकलित किया था? तो ये किया था जियाउद्दीन वर्णी ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मक्का कहाँ पर स्थित है? तो ये सऊदी अरब में स्थित है। अब अगला हम लोग देखेंगे जो अपना मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, जो है अरब का जो भारत पर आक्रमण हुआ है। अब इसी के संदर्भ में ये हमारा जो मेन टॉपिक है ये स्टार्ट होगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है अरब से। इसमें कह रहा है, भारत के लोगों का इस्लाम से संपर्क सबसे पहले किस प्रकार हुआ था? तो देखिए, जब मालाबार जो समुद्र तट है उस पर अरब व्यापारी आए थे, तो यहीं से भारत का इस्लाम से संपर्क स्टार्ट हो जाता है। अब अगला दूसरा इसी में क्वेश्चन कह रहा है, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था अरबों के द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? यह हुआ था 712 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो ये था मोहम्मद बिन कासिम। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब की गई थी? ये की गई थी 712 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मोहम्मद बिन कासिम के कुछ प्रमुख अभियान हैं, ये कौन कौन से हैं, इनको देख लेते हैं। तो देखिए, अभियानों में है, पहला देवल, दूसरा निरुन, तीसरा शेहवान, चौथा दाहिर, पाँचवां ब्राह्मणवाद, छठा है अरोर और सातवां है मुल्तान। तो ये प्रमुख मोहम्मद बिन कासिम के अभियान थे। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, 712 ईस्वी में जब अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया तो वे अपने साथ कौन से खतरनाक हथियार लेकर आए थे? ये लाए थे नाफ्ता और मंजनीक। क्या लाए थे? नाफ्ता और मंजनीक लाए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में क्या दिया हुआ है। तो देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है, जो अरबों की सिंध विजय है उसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? यह मिलता है चचनामा में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप से किस भाषा में ये लिखा गया है? ये लिखा गया है अरबी भाषा में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में कह रहा है चचनामा, ध्यान दीजिएगा, जो चचनामा है पूर्व मध्यकालीन भारत के किस प्रदेश के इतिहास का ये वर्णन करता है? तो ये जो सिंध प्रदेश है उसके इतिहास का ये वर्णन करता है। अगले में कह रहा है, अरबों के आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था? तो इस समय सिंध पर शासन था दाहिर का। अगला देखिए, अगले में कह रहा है, सिंध के राजा जिनका नाम है दाहिर, इनकी मृत्यु के बाद उनकी विधवा रानी जिनका नाम था रानी बाई, इन्होंने वीरतापूर्वक किस दुर्ग की रक्षा की थी? तो ये दुर्ग का नाम था रावर का दुर्ग। अगला देखिए, अगले में कह रहा है, एक घटना एक परिणाम रहित विषय कथन किस आधुनिक इतिहासकार का अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में ये दिया गया है? तो ये इतिहासकार हैं जिनका नाम है लेन पूल। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है, 731 में अरबों ने सिंधु नदी के तट पर किस नाम से एक नगर स्थापित किया था? तो इसका नाम था महफूजा। नाम क्या है? महफूजा। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है, किस एक स्थान को अरब यात्रियों ने स्वर्ण गृह कहा था? तो ये कहा था मुल्तान को। अगला देखिए, अब गजनबी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पॉइंट दिए गए हैं, इनको देख लेते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट इसमें ये कह रहा है, गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो ये था अलफ्तगीन। कौन था? अलफ्तगीन। अगला कह रहा है, गजनी राज्य आधुनिक समय में कहाँ पर स्थित है? तो ये है अफगानिस्तान में। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन अभी हाल ही में जो ROAR का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, महमूद गजनी, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है महमूद गजनबी किसका पुत्र था? तो ये था सुबुक्तगीन का। अगला क्वेश्चन कह रहा है, महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो ये किया था 17 बार। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा चंदेल शासक, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कौन सा चंदेल शासक महमूद गजनबी से पराजित नहीं हुआ था? तो ये था विद्याधर। अगला कह रहा है, किसने महमूद गजनबी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया था? तो ये थे भीमदेव प्रथम। अगला कह रहा है, सोमनाथ पर महमूद गजनबी के आक्रमण के समय चालुक्य सोलंकी वंश का गुजरात में कौन शासक था? तो ये था भीम प्रथम। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में कह रहा है, महमूद गजनबी ने सबसे पहले किसे हराया था? तो ये हराया था जयपाल को। किसको हराया था? जयपाल को हराया था।
अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है किस हिंदू शाही शासक ने स्वयं द्वारा प्रज्वलित चिता में कूदकर आत्मदाह कर लिया था? तो इसका नाम था जयपाल। अगला क्वेश्चन कह रहा है महमूद गजनबी के आक्रमण के समय हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी उद्भांड, जिसको उद्भांडपुर भी कहते हैं। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है महमूद गजनबी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किसने किया था? यह किया था आनंद पाल ने। अगला है महमूद गजनबी के आक्रमण के समय दिद्दा कहाँ की रानी थी? तो ये कश्मीर की रानी थी। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है सुल्तान महमूद गजनबी ने 1018 ईस्वी में अपने कौन से आक्रमण में मथुरा और कन्नौज के मंदिरों को लूटा था और ध्वस्त किया था? तो यह था इसका 12वां आक्रमण। अगले में कह रहा है महमूद गजनबी के आक्रमण के समय मथुरा का शासक कौन था? तो इनका नाम था कुलचंद। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है सुल्तान महमूद के भारत विजय का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था धन को प्राप्त करना या धन को संग्रहित करना। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है भारत पर महमूद गजनबी के आक्रमण के समय कौन सा समुदाय भारत के तत्कालीन राज्यों में शासकों को सूचित करता है? तो ये थे जयपाल, फतेह, दाऊद और महिपाल। अगला देखिए, अगले में कह रहा है महमूद गजनबी के दरबारी विद्वान कौन कौन से थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें थे अलबरूनी, उतवी, फारवी, उजरी, तुशी, बैहाकी, अंशूरी और फिरदौसी। इन लोगों का नाम आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इससे बहुत सारे एग्जामों में पूछे गए हैं। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो ये था उतवी। अगले में कह रहा है तारीख यामनी का लेखक कौन है? तो ये उतवी है, जो इनका दरबारी था। अगले में कह रहा है शाहनामा का लेखक जो फिरदौसी है किसके दरबार से संबंधित है? तो ये महमूद गजनबी के दरबार से संबंधित है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है किसे फारसी का होमर कहा गया है? तो ये कहा गया है फिरदौसी को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फारसी का होमर किसे कहा गया है? ये कहा गया है फिरदौसी को। अगले क्वेश्चन में कह रहा है महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो ये था अल बरूनी। अगले में कह रहा है अल बरूनी भारत कब आया था? तो ये आया था 11वीं शताब्दी ईसा, मतलब जो 11वीं शताब्दी थी उसी में ये आया था। अब अगला देखिए, अगले में कह रहा है अल बरूनी के संबंध में कुछ सही कथन दिए गए हैं, इनको देख लेते हैं। तो देखिए, पहला इसमें कथन कह रहा है उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड कह रहा है वो संस्कृत का विद्वान था। ये भी स्टेटमेंट सही है। थर्ड कह रहा है वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ भी था। तो ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही हैं। आप लोग इन स्टेटमेंट को याद रखिएगा। अगला देखिए, अगले में कह रहा है अलबरूनी जो था वो कहाँ का रहने वाला था? तो ये था खीवा का, जो प्राचीन ख्वारिज्म है वहाँ का ये रहने वाला था। अगले में कह रहा है किताबुल हिंद एक किताब है जो भारत के इतिहास का उल्लेख करती है, इसको किसके द्वारा लिखा गया था? ये लिखा गया था अल बरूनी के द्वारा। अगला देखिए, अगले में कह रहा है अल बरूनी की रचना किताबुल हिंद के विषय में कुछ सही कथन दिए गए हैं, इनको देख लेते हैं। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट कह रहा है भारतीय सभ्यता का संवेदनशील अध्ययन है। ध्यान दीजिएगा, जो भारतीय सभ्यता है उसका ये संवेदनशील अध्ययन है जो किताबुल हिंद है। दूसरा कह रहा है मुख्यतः भारत के सांस्कृतिक, सामाजिक और बौद्धिक इतिहास का ये अध्ययन है। अगला देखिए, अगले में क्या दिया हुआ है। तो देखिए, अगले में कह रहा है अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो ये था अल बरूनी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगले में कह रहा है हिंदुओं का यह विश्वास है कि उसके जैसा कोई देश नहीं है, उसके राष्ट्र जैसा कोई राष्ट्र नहीं है और उनके राजाओं के समान कोई राजा नहीं है, उनके विज्ञान के समान कोई विज्ञान नहीं है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है अल बरूनी का। अगला देखिए, अगले में कह रहा है अल बरूनी के अनुसार अंत्यज कौन थे? तो ये थे जो शूद्रों से निम्न लोग थे, जो शूद्रों से भी निम्न लोग थे, उनके ये 8 शिल्पी संघ थे, इन्हीं को अंत्यज कहा जाता था। अगले में कह रहा है तहकीके हिंद किसकी रचना है? तो ये भी अल बरूनी की रचना है। अगले में कह रहा है अल बरूनी के अनुसार कुषाणों के उत्तराधिकारी कौन थे जिन्होंने 10वीं 11वीं सदी में उत्तर भारत पर शासन किया था? तो ये थे हिंदू शाही। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है महमूद गजनबी ने किसे भारतीय उपमहाद्वीप के विषय में लिखने की जिम्मेदारी दी थी? ये दी थी अल बरूनी को। अगले में कह रहा है फतेहनामा ग्रंथ का संबंध किससे है? तो ये अरबों की सिंध विजय से ये संबंधित है। अगले में कह रहा है गजनबी शासकों के सैन्य संगठन में किस जाति के लोग सम्मिलित नहीं थे? तो ये जो ग्रीक थे उसमें ये सम्मिलित नहीं थे। अगला देखिए, अगले में कह रहा है महमूद गजनबी, ध्यान दीजिए, कह रहा है महमूद गजनबी का हिंदू सेनापति कौन था? तो ये इसका नाम था तिलक। अगले में देखिए, अगले में कह रहा है मुस्लिम विजेताओं में से किसने अपनी बहुजातीय सेना में हिंदुओं को नियुक्त किया था? तो ये किया था महमूद गजनबी ने। अगले में कह रहा है विदेशी आक्रमणकारियों में से किसने सोमनाथ मंदिर की लूटपाट की थी? तो ये था महमूद गजनबी। अगले में देखिए, अगले में कह रहा है सोमनाथ का मंदिर जिसे महमूद गजनबी ने ध्वंस किया था किस देवता से संबंधित है? तो ये शिव से संबंधित है। अगले में कह रहा है
लाहौर में गजनी वंश का अंतिम शासक कौन था? यह था खुसरो मलिक। नाम याद रखिएगा, नाम है खुसरो मलिक। अगला देखिए, अगले में क्या है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? ये किए थे महमूद गजनबी ने। अगले में क्या रहा है, महमूद गजनबी के भारत आक्रमण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव क्या था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो ये था राजनीतिक और सैनिक दुर्बलता का उजागर होना। अगला देखिए, अगले में कह रहा है, महमूद गजनबी के आक्रमणों का एकमात्र अस्थायी परिणाम क्या हुआ? तो ये हुआ पंजाब को उसके शासन में मिला लिया जाना। अगला देखिए, जो महमूद गजनबी के जो 17 आक्रमण हैं इनको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, इसका जो पहला आक्रमण था ये हुआ था 1000 ईस्वी में। ये कहाँ पे हुआ था? तो सीमावर्ती नगरों पे इसने किया था। दूसरा आक्रमण हुआ था 1000 से 1002 के मध्य, ये हुआ था पंजाब भारत पर। तीसरा था 1003 से 4 के मध्य, जो भेरा उच्च में हुआ था। चौथा था मुल्तान में, जो 1005 से 1006 के मध्य था। पाँचवा था 1007 में, जो पंजाब में हुआ था। छठा था जो 1008 में हुआ था, ये बेहिंद आनंदपाल द्वारा जो गठित संघ था उसके विरुद्ध ये हुआ था। सातवां था 1009 में, जो कि नगरकोट पर इसका आक्रमण किया गया था। अगला देखिए, अगले में क्या है, तो देखिए अगला है 8वां आक्रमण। तो ये हुआ था 1010 में, ये हुआ था मुल्तान पर। 9वां इसका आक्रमण है 1013 से 14 के मध्य, आनंदपाल जो हिंदू शाही राज्य का शासक था उसके विरुद्ध ये किया गया था। अगला है 10वां आक्रमण, ये हुआ था 1014 में, ये हुआ था थानेश्वर पर। अगला है 11वां आक्रमण, ये हुआ था 15 से 21 के मध्य, ये हुआ था कश्मीर पर। अगला है 12वां आक्रमण, ये हुआ था 1018 को, ये कन्नौज वरन जो बुलंदशहर है और महावन जो मथुरा है, इन जगहों पर ये हुआ था। अगला है इसका 13वां आक्रमण, ये हुआ था कब? ये हुआ था 1018 में, ये मथुरा पर हुआ था। 14वां आक्रमण था 10 से 18 से 19 के मध्य हुआ था वृंदावन कन्नौज पर। अगला कह रहा है 15वां आक्रमण हुआ था 10 से 19 से 20 के मध्य, ये चंदेल राज्य के विरुद्ध हुआ था। 16वां आक्रमण था 10 से 21 से 22 के मध्य, ग्वालियर कालिंजर पर हुआ था। और लास्ट इसका जो 17वां आक्रमण था ये 1026 से 27 के मध्य हुआ था, जो कि सोमनाथ पर हुआ था। अब अगले हैं मोहम्मद गोरी, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उनको देख लेते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें यह कह रहा है, मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण कहाँ पर हुआ था? यह हुआ था मुल्तान पर। कब हुआ था? 1175 ईस्वी में। अगला देखिए, अगले में कह रहा है, मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? तो ये पराजित किया था भीम द्वितीय ने, जिनको मूलराज द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। अगले में कह रहा है, भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय ने अपनी विधवा माँ, जिनका नाम था नायिका देवी, इनके नेतृत्व में किस स्थान पर मोहम्मद गोरी को परास्त किया था? तो ये किया था आबू पर्वत की तलहटी में। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1191 ईस्वी में। अगला कह रहा है, तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच ये हुआ था। अगले में कह रहा है, तराइन का द्वितीय जब युद्ध है ये पूछा जा रहा है कब और किन के बीच हुआ था? तो 1192 में हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। अगला देखिए, अगले में कह रहा है, वह युद्ध जिसके द्वारा भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, तो ये था तराइन का द्वितीय युद्ध, जो कि 1192 में हुआ था। अगला देखिए, अगले में कह रहा है, मोहम्मद गोरी द्वारा परास्त किया गया प्रथम भारतीय शासक कौन था? तो ये था पृथ्वीराज चौहान। अगले में कह रहा है, पृथ्वीराज चौहान किस तुर्की आक्रमणकारी से तराइन के द्वितीय युद्ध में हार गया था? तो यह था मोहम्मद गोरी। अगले में कह रहा है, मोहम्मद गोरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसकी दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया गया। तो इस लड़ाई का नाम था तराइन का द्वितीय युद्ध। अगले में कह रहा है, पृथ्वीराज को कैद कर अजमेर ले जाया गया, जहाँ उसने गोरी के अधीनस्थ कुछ वर्षों तक मतलब उसने शासन किया। यह कथन किसका है? तो यह है हसन निज़ामी का, मतलब हसन निज़ामी ने ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। अगले में कह रहा है, मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस वर्ष युद्ध में पराजित किया था? तो चंदावर का युद्ध था, जो कि हुआ था 1194 में। इसी में जयचंद को पराजित किया गया था। अगला देखिए, अगले में कह रहा है, चंदावर वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो ये फिरोजाबाद जिले वर्तमान में यमुना तट पर ये स्थित है। अगले में कह रहा है, मोहम्मद गोरी खुसरो शाह के विरुद्ध किसके साथ मिल गया था? तो यह था जो जम्मू के शासक थे उनके साथ ही ये मिल गया था। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है, सीमांत क्षेत्र के वे उग्र निवासी कौन थे जिन्होंने मोहम्मद गजनबी तथा मोहम्मद गोरी दोनों के लिए समस्याएं पैदा की थी? तो ये थे खोखर। अगला देखिए, अगले में कह रहा है, मोहम्मद गोरी के गजनी जाते समय किसने उसकी हत्या की थी? तो ये की थी खोखरों के द्वारा, मतलब जो खोखर थे मोहम्मद गोरी के गजनी जाते समय किसने हत्या की थी? इन्हें खोखरे ने इनकी हत्या की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में कह रहा है, मोहम्मद गोरी की भारत विजय तथा नव स्थापित जो तुर्की सल्तनत के इतिहास है उसका प्रत्यक्ष विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है तबकात ए नासिरी में। किसमें मिलता है? जो तबकात ए नासिरी ग्रंथ है उसी में ये मिलता है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर
देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी। तो ये थे मोहम्मद गोरी, मतलब जो मोहम्मद गोरी के सिक्के थे उस पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी। अगले में कह रहा है किसने ऐसे सिक्के जारी करने के आदेश दिए जिन पर हिंदू देवी की आकृति अंकित थी? तो यह था मोहम्मद गोरी। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो यह था बख्तियार खिलजी। अगले में कह रहा है नालंदा महाविहार का ध्वंस किसने किया था? तो यह किया था बख्तियार खिलजी ने। अगले में कह रहा है भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता, जिसको एकता प्रेजेंट कहते हैं, वो प्रदान किया था? तो ये एकता प्रदान किया था मोहम्मद जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसी को सबसे पहले एकता प्रदान किया गया था मोहम्मद गोरी के द्वारा। अगला देखिए, अब अगले में दिया हुआ मोहम्मद गोरी के कुछ प्रमुख आक्रमण हैं, इनको देख लेते हैं। ये किस वर्ष कौन से आक्रमण हुए हैं? तो इसका पहला है मुल्तान आक्रमण जो हुआ 1175 में। दूसरा है अनहिलवाड़, ये हुआ 1178 में। पेशावर पंजाब पर हुआ है 1179 में। सिंध पर हुआ है 1182। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ है 1191। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ है 1192। और जो कन्नौज चंदावर का युद्ध है ये हुआ है 1194 में। बिहार बख्तियार के नेतृत्व में जो हुआ था वह हुआ था 1197 में। बुंदेलखंड जो ऐबक के नेतृत्व में हुआ था 1203 के मध्य हुआ था। बंगाल जो बख्तियार के नेतृत्व में हुआ था ये हुआ था 1204 से 1205 के मध्य। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है भारत पर तुर्की आक्रमण के संदर्भ में कुछ सही कथन दिए गए हैं, इनको देख लेते हैं। तो पहला स्टेटमेंट इसमें ये कह रहा है भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए थे, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड कह रहा है उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, ये भी स्टेटमेंट सही है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है उत्तर भारत पर तुर्कों की विजय का एक महत्वपूर्ण पहलू नगरीय क्रांति थी, यह कथन किसका है? तो ये कथन है एम हबीब का। अगले क्वेश्चन में कह रहा है भारत पर आक्रमण करने वाले व्यक्तियों का सही क्रम क्या है? तो पहला आया है मोहम्मद बिन कासिम, दूसरा महमूद गजनवी, तीसरा मोहम्मद गोरी, चौथा चंगेज खां, उसके बाद तैमूर। तो ये इसका सीक्वेंस है। अगले में कह रहा है मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध हिंदू शासकों के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो इनका कारण था राजनीतिक एकता का अभाव। अगले क्वेश्चन में कह रहा है भारत में तुर्कों की विजय के कारणों का प्रमुख कारण क्या था? तो इनमें था घुड़सवार सेना का इस्तेमाल, ये इसका प्रमुख कारण था। अब अगला देखिए, अगला इसमें टॉपिक स्टार्ट हो जाता है जो है दिल्ली सल्तनत। अब इसको हम लोग दूसरे वीडियो में कवर करेंगे, तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।